वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का जो हम लोग सेशन चला रहे थे उसमें आज ये एमसीक्यू लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल डायनेमिक्स, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग है संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था और कुछ भारत की विदेश नीति संबंधी प्रश्नों को हल करने का एमसीक्यू के जरिए प्रयास करेंगे, ठीक है। और इससे पूर्व के जो लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो ठीक है, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? ठीक है, प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। वर्ष 2016 यूके में इसको इस तरीके से पूछा गया था, और एक जहाँ तक मेरे को याद आया यूके SSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था, गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है। तो दोनों प्रश्नों का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कोल, ठीक है। कोल या कोले भी कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में शामिल किया गया? ये पुराना क्वेश्चन है। तो तब जो शामिल किया गया था अन्य पिछड़ी जातियों में कहार और तवर सिंघारिया को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो कथन है वो है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका राष्ट्र स्तर पर सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये जो आपका राष्ट्र स्तर पर सर्वाधिक वाली बात तो कहीं हजम नहीं होती, हर जगह आपका जाति की भूमिका सर्वाधिक है, ठीक है, हर जगह सर्वाधिक है। दूसरा है, धर्म एवं संप्रदाय भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जाति और राजनीति का संबंध स्थैतिक ना होकर गतिशील होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके नीचे वाले दोनों सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे, आपके उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, प्रोफेसर रजनी कोठारी जी इसके लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। कथन है, धार्मिक संगठन भारतीय राजनीति में सशक्त दबाव समूह की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका कहता है, राजनीतिक दल धर्म की राजनीति कर लोगों का एकीकरण करते हैं, और धर्म भी पृथक राज्य की मांग में भूमिका निभाता है, ठीक है। जो पहला है ना, पहला वाला कहीं से कहीं तक समझ नहीं आता, वो इसका लिंक नहीं करता इस चीज़ से। तो धार्मिक संगठन भारतीय राजनीति सशक्त दबाव समूह भूमिका निभाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है। भावनात्मक रूप से इसको मन को समझ सकते हैं कि ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न होते हैं जो पीसीएस आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। राजनीति धर्म दल राजनीति दल धर्म की राजनीति का लोगों का एकीकरण करते हैं, ठीक है। धर्म भी पृथक राज्य की भूमिका मांग निभाता है, ये भी सही है। तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब कुछ आंदोलन है उनको हमें सम्मिलित करना है, ठीक है। तो जेपी आंदोलन आप सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटकर जी द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन को आगे ले जाने का श्रेय सुंदर बहुगुणा जी द्वारा प्रारंभ गौरा देवी के द्वारा किया गया था। जन लोकपाल आंदोलन 2013 में आपको सब जानते हैं अन्ना हजारे जी के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर को मैच कर लेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का। मैच करने के बाद ये आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई संपूर्ण क्रांति कब आयोजित हुई? ठीक है, तो ये संपूर्ण क्रांति जो आयोजित हुई थी ये आयोजित थी जून 1974 में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। यह भी एक कथन कारण वाला क्वेश्चन है। आतंकवाद और नक्सलवाद भारतीय राजनीति की चुनौतियां हैं, बिल्कुल सही है। समकालीन सरकार की उदासीनता ने इसे बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो इसे भी आप मान सकते हैं सही है, ठीक है। सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है नक्सलवाद के उसमें, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अगर वोट बैंक की राजनीति ना करे तो नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या नहीं है भारत के लिए। लेकिन नक्सलवाद के उदय के लिए, अब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में बात नहीं बोल सकता, बट नक्सलवाद के उदय के लिए, उनके विकास के लिए बहुत पैसा दिया जाता है जो नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र लोग होते हैं, और उसका कोई भी किसी प्रकार का ऑडिट नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे, अब वो अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो कई लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये समस्या रहती है, तो आप इनको दोनों कथनों को सही मान सकते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन करिए। तो आप सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करिए, चिपको आंदोलन हमारा उत्तराखंड, ठीक है।
और फिर उसके बाद आपका जन लोकपाल आंदोलन दिल्ली में चलाया गया था अन्ना हजारे जी द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये राजस्थान के लिए नहीं, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है। और बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 9 का सी, ठीक है। दोबारा से आपको मैच कर देता हूँ, बिश्नोई आंदोलन राजस्थान, जन लोकपाल आंदोलन दिल्ली, चिपको उत्तराखंड, और नर्मदा बचाओ मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से सही उत्तर आपको हो जाएगा 9 का सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष 17वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है। तो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो ये वर्ष 2019 में इसका चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स के। और अब जो हम बढ़ते हैं ये है जो संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, ठीक है। तो इसके संबंधी कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है। अगला क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी हम मान के चलते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा 15वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष हैं। तो 15वें वित्त आयोग के हो जाएंगे NK सिंह जी, ठीक है, जो 2021-26 के लिए अपनी संस्तुति दी है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अभी योजना आयोग तो रहा नहीं, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो नीति आयोग को देख के चलेंगे, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले एक क्लास में बताया था नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बदले गए हैं, आप उनका नाम कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और सही आंसर को पिन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनाया गया था, तो उसके पहले अध्यक्ष जो थे ये सैम पित्रोदा जी थे, ओके। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो ये जो गठन किया गया ये किया गया 1993 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो 1 जनवरी 2005 को इन्होंने योजना आयोग का स्थान ले लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में जो है नागरिक अधिकार, ठीक है, सम्मिलित है, राजनीतिक अधिकार बिल्कुल सम्मिलित है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार बिल्कुल सम्मिलित है, सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये जो जनजाति आयोग, एक तो होगा अनुसूचित जाति, तीनों आप नोट कर लिए, अनुसूचित SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग जो ये है इसका है आपका 338 में, ठीक है। ST आयोग ये हो जाएगा 338A में अनुच्छेद की बात करें, और OBC आयोग, ठीक है, जिसका गठन 102 में संविधान संशोधन द्वारा किया गया, इसका 340 में, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का D, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं। तो अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु सिद्धांत में क्या शामिल है, ठीक है। तो अपर पीसेस में क्वेश्चन भी आया था कि नो फर्स्ट यूज, मतलब पहल ना करना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाई गई पॉलिसी थी। तो वो थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ये प्रश्न है कि भारत के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या सम्मिलित है। पहल ना करना बिल्कुल सही है, एक तरफा प्रतिबंध बिल्कुल सही है, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत किस देश से लड़ाकू जेट विमान राफेल खरीदेगा या खरीद रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रांस। आप कमेंट कर बताएंगे कितने विमानों का सौदा हुआ है वर्तमान गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। अगला, ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विदेश नीति के निर्धारण में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, विदेश नीति एक बहुत महत्वपूर्ण नीति हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमारा संसद से जो अधिनियम बनते हैं वो भी विदेश नीति पर इफेक्ट डालते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो उसके भी विदेश नीति पर प्रभावित होती है, और विदेश मंत्रालय का योगदान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये जो सिविल परमाणु समझौता संपन्न हुआ था, ये हुआ था 10 अक्टूबर 2008 को। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो भारत जो इनमें से है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है, बाकी सारे ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनर व्यवस्था, मिसाइल तकनीक आदि समूह का सदस्य है। अभी वासेनर व्यवस्था आपको समझाया जाएगा क्या है वासेनर व्यवस्था। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम या गुड़गांव में स्थित है। ओके, आ गया वासेनर व्यवस्था। तो वासेनर व्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है, ऑप्शन है जैविक हथियारों से, मिसाइल तकनीक के नियंत्रण से, दोहरे उपयोग वाली तकनीक के नियंत्रण से, या परमाणु आपूर्ति से। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरे उपयोग वाली तकनीक के नियंत्रण से। मतलब जैसे आपकी परमाणु व्यवस्था है, परमाणु का उपयोग आप या तो आपका क्रियात्मक कार्यों में भी लगा सकते हैं, संरचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं, जैसे बिजली उत्पादन, आपकी रिएक्टर आदि में, ठीक है, और इसका क्षति के लिए भी इस्तेमाल लगा सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, परमाणु बम आदि बनाकर। तो ये दोहरे उपयोग वाली नीति को नियंत्रण करने के से आधारित है वासेनर व्यवस्था। ओके, सार्क उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आप जानते हैं सार्क में हमारी 8 कंट्री हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो 8 कंट्रियों को समन्वय स्थापित करते हुए एक जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, यह प्रक्षेपित किया गया था वर्ष 2017 में 5 मई को। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो देखिए आप अपना क्या है, पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। तो एक अच्छा दोस्त हो ना हो, आपका पड़ोसी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन भारत की विडंबना ये है कि इसके दोनों ओर एक तो चाइना बैठा हुआ है और एक ये पाकिस्तान, दोनों के दोनों बकलोल पड़ोसी हमें मिले हुए हैं और इन्हीं के साथ हमारी उठापटक कुछ ना कुछ चलती रहती है। ठीक है, तो ये तो रहा चाइना का हिसाब किताब और पाकिस्तान का। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, चीन का दक्षिण चीन सागर किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम से विवाद चल रहा है? ठीक है, देखिए चीन ऐसा देश है जिसका किसका विवाद नहीं चल रहा, रूस के साथ चल रहा है, जापान के साथ चल रहा है, वियतनाम, फिलीपींस और भारत, सभी के साथ तो विवाद चल रहा है, एक पाकिस्तान को छोड़कर। ठीक है, तो आप समझिए क्या फ़ायदा है ऐसे देश का। तो ये देश जो है चीन का जो चल रहा है वियतनाम और फिल्मी विवाद, ये चल रहा है स्ट्रेपलीस द्वीप श्रृंखला के आधार पर इसका विवाद चल रहा है। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी, ठीक है, तापी का मतलब TAPI, ये 4 देशों से होकर गुजरेगी। T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया। तो ये देखिए 21 देश से होकर गुजर रही है, प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइपलाइन है। ठीक है, ये 2 देश दिख रहा है ना आपको, ये अब समझिए गैस पाइपलाइन जो कहाँ से निकल रही है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। सिंधु जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच कब हस्ताक्षरित किया गया था? ठीक है, तो सिंधु जल समझौता जो हस्ताक्षरित किया गया था, इसका संबंध 1960 से है। और ये जो हमारी जो नदियां हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो इन नदियों का आपस में जल का बंटवारे के लिए इनका क्या कहते हैं, समझौता किया गया था। तो कुछ नदियां बोला गया था ये कि पूर्व की नदियां हैं, पूर्व की नदियां हैं, और कुछ बोला था पश्चिम की नदियां। जो पूर्व की नदियां हैं जैसे आपका हो जाएगा सतलज, ब्यास और रावी, इनको पूर्व की नदियां काउंट किया गया है। और पश्चिम की नदियां जो बोला गया है आपका सिंधु, झेलम, चिनाब, तो इन नदियों का, पश्चिम की नदियों का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान और पूर्व की नदियां जो है वो इस्तेमाल करेगा भारत। ठीक, अधिकतम इस्तेमाल। ठीक है, ओके, तो ये सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक के मध्यस्थता से हुआ था। रोहिंग्या समुदाय का संबंध किस देश से है? आप सब जानते हैं, म्यांमार से आने वाले शरणार्थी जो भारत की तरफ इन्होंने प्रस्थान किया था, वो आपका रोहिंग्या समुदाय कहा जाता है। ओके, अब देखिए चीन की जो पॉलिसी है, चीन द्वारा मतला एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, चीन क्या करता है, पहले तो आपका डेवलपमेंट के नाम पे ज़मीन लेगा, वहाँ पर डेवलपमेंट करेगा, पैसा आपको देगा, उधार देगा, उस पैसे में ब्याज लेगा और उस चीज़ का इस्तेमाल खुद करेगा। आप चुका नहीं पाओगे तो बाद में उसका वो आपको लीज पे लेकर उसको हथियार लेगा। तो ये चीन की पॉलिसी है। तो ये जो करा जा रहा है वर्तमान में, श्रीलंका में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। भारत द्वारा सलमा बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो भारत द्वारा सलमा बांध का निर्माण अफगानिस्तान में किया गया है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि किस नदी पर सलमा बांध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, उस नदी का नाम हरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये ईरान का एक बंदरगाह है जिसे भारत इसका डेवलपमेंट कर रहा है, तो ओमान की खाड़ी में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में किन नदियों पर
सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को अधिकार प्रदान किया गया है। तो जो सिंधु नदी आपको मैंने बता दिया, सिंधु समझौते के साथ 1960 में जो आपकी पूर्व की नदियां हैं सतलज, रावी और ब्यास का अधिकार भारत को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पॉलिटी के क्लास नंबर 9, ठीक है, जिनमें हमने कुछ संवैधानिक निकाय, राजनीतिक पॉलिटिक डायनेमिक और कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को हमने देखा और समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। आपको आगामी एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।